गुड इवनिंग क्लास। हम लोग पॉलिटी में भाग 1 देख लिए, संविधान का परिचय देख लिए, भाग 2 देख लिए। अब हम पढ़ रहे हैं भाग 3। और भाग 3 पढ़ने से पहले आपको पहले अधिकार के बारे में समझ जाओ, ठीक ना। तो आप हेडिंग बना लो कि भाग 3 ही है, तो यहां हम क्या लिखेंगे अब, भाग 3, ठीक ना। और इसी का दूसरा अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, पार्ट 3, ठीक ना। अब देखो बाबू, मतलब ये अपने अध्याय ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो भाग होते हैं ये अध्याय होते हैं। पूछेगा कि पहला आपसे क्वेश्चन इससे पूछेगा, बताओ ये आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, तो आपको बताना आर्टिकल 12 से लेकर इसमें 35 तक आता है। समझिए कितने आर्टिकल हैं इसमें, तो भैया आप गिनोगे 12 13 से लेकर ऐसे अगर 12 13 14 15 से लेकर 25 35 तक, तो इसमें कितने आर्टिकल आएंगे तो आप जोड़ लेना, ठीक ना। लेकिन 12 से लेकर कहां तक है तो हम कहेंगे 35 तक आते हैं। और ये जो भाग 3 है इसका नाम अगर आपसे पूछे क्या है तो आप कहोगे ये है मूल अधिकार। क्या है ये, मूल अधिकार। मूल अधिकार को अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, राइट्स कहा जाता है। और इसको अभी हम लोग लिखेंगे FRS, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे जहां भी लिखेंगे। तो ये है फंडामेंटल राइट्स है, समझ गए, फंडामेंटल राइट्स है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हमें जरूरत क्या है, सब चीज आप पढ़ोगे, समझ गए। क्योंकि अब तो हम भाग 3 में एंटर कर ही गए हैं, तो आप केवल बस बैठे रहो और अच्छे से समझते जाओ, ठीक ना। अब क्या बोला है, कहा कि भाग 3 का जो अपने अध्याय का नाम है मूल अधिकार नाम है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर पूछेगा बताओ इसमें कितनी हेडिंग है या कौन को मतलब कहां से लेकर कहां तक हेडिंग है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात। अब बताओ बाबू, मूल अधिकार पढ़ने से पहले आपको ना अधिकार समझना है। क्या समझना है, ये अधिकार क्या होता है, अधिकार क्या होता है। तो बाबू जो ये अधिकार होता है ना, ये दावा होता है। क्या होता है, ये दावा होता है, यह अपना हक होता है। जैसे हमने कहा ये मेरा हक है, तो इसका मतलब ये मेरा अधिकार है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास पेन है, तो ये मेरा पेन है, तो ऐसे कहा तो ये मेरा पेन है, इसका मतलब ये आपका अधिकार है, तभी तो बोल रहे हो, समझ गए। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये बताओ अधिकार क्या होते हैं, तो आप कहोगे अधिकार को हम हक कहेंगे, या तो बाबू कहेंगे ये दावा है। क्या ये दावा है, दावे के साथ, जैसे लोग कहते हैं ना दावे के साथ कहता हूं ये मेरा अधिकार है, समझ गए। दावे का मतलब ही होता है कि ये अधिकार होता है। तो ऐसे ही आपको यहां पर चीजों को समझनी है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये देखो जमीन है, जमीन है, तो कोई कहता है ये मेरी जमीन है, तो उधर से आगे कोई कहेगा ये मेरी जमीन है। तो ये बाबू ये सब सारी चीजें क्या है, तो ये आपका अधिकार ही तो है, समझ गए। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ ये किस प्रकार का हक तथा दावा है, तो हम कहेंगे भैया देखो ये किसी भी नागरिक के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दावे को ही क्या बोला जाता है, अधिकार बोला जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हम कहेंगे ये किस प्रकार का दावा होगा, तो हमें बताना है कि ये राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दावा होता है, सामाजिक दावा होता है। राजनीतिक का मतलब जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, समझ गए, हमें कहीं आने जाने का अधिकार होगा, ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हो जाते हैं। अच्छा, फिर कहेगा आर्थिक में क्या होगा, आर्थिक में जैसे आपको धंधा करने का अधिकार है, आपको बिजनेस करने का अधिकार है, आप कहीं आ जा मतलब कि जैसे हम कहते हैं कहीं स्वतंत्र रूप से हम घूम सकते हैं, ये सब आपका कौन सा हो जाता है, तो हम कहते हैं ये आर्थिक रूप से हमारा अधिकार है। फिर कहेगा सामाजिक अधिकार क्या है, सामाजिक अधिकार का मतलब बाबू एक समझ जाओ कि सोशल चेंजेस, जैसे अभी मान लो कि शादी विवाह का माहौल चलता है, तो आज के डेट में आपको पता होगा कि जैसे अपने यहाँ जैसे ये प्रेम विवाह होता है, इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, सभी लोगों को इतना पता है ना। तो अगर कोई अपने मन से जो प्रेम विवाह कर ले रहा है, तो इसका मतलब उसको विवाह करने की स्वतंत्रता है, तभी तो वो विवाह कर ले रहा है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक दावा बोलेंगे।
जो अपना आप विवाह करते हो, प्रेम विवाह करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, यही हमारा सामाजिक दावा है, ठीक ना। अभी हम कहें कि हमें कोई अनुष्ठान करवाना हो, अनुष्ठान का मतलब मान लो हमें हवन करवाना हो, तो बाबू ये सब आपके ना सामाजिक दावे हो जाते हैं। हमें नमाज पढ़ना होगा तो हम क्या कहेंगे, ये सब हमारे सामाजिक दावे में आ जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके आप चीजों को समझ, सामाजिक वाले में यहाँ लिख सकते हो, धार्मिक भी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतने सारे आपके क्या हो जाते हैं, दावे हो जाते हैं। और इन्हीं दावे जो आप दावा करते हो ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। लेकिन बाबू ये सब चीजें आई कहां से, ठीक ना। हमें तो पढ़ने मूल अधिकार, तो बाबू ये जो मूल अधिकार वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये पहले आप समझो कि मूल अधिकार कहां से आया, कैसे आया। मूल अधिकार वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये कहां से आया, कैसे आया, इस बात को बहुत ही बारीक से समझना है। अब इसी पे चलते हैं। तो आपको अगली हेडिंग बनानी चाहिए मूल अधिकार, और वहां से हम समझेंगे कि ये सब कहां से आ रही है चीजें। चीजें आप केवल समझो बस। चीजें समझने में देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें ये करना है हम कहेंगे भैया देखो, पहले ना शुरू में ये सब चीजें नहीं थी, ना तो अधिकार के बारे में किसी को पता था, ना तो मूल अधिकार के बारे में पता था। तो सबसे पहले क्या हुआ करते थे, भगवान हुआ करते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, गॉड, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। अब ये जो भगवान हुआ करते थे, इनके कोई प्रतिनिधि होते थे, जिनको हम बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते थे उनको, रिप्रेजेंटेटिव। अब इनके जो प्रतिनिधि होंगे, तो जो आपने देखा होगा ना, प्रतिनिधि जो राजा होता था, किंग जो किंग हुआ करता था, ये क्या कहता था कि हम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि का मतलब बाबू, जैसे देखो आज के समय में विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं। क्यों बोला जाता है ये आपके प्रतिनिधि, क्योंकि आपने इनको इलेक्ट करके कहां पर भेजा है, या तो विधानसभा में भेजा है, या तो संसद भवन में भेजा है, ये आपने भेजा है ना, इसीलिए ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रतिनिधि हो जाते हैं। ऐसे ये कहते थे राजा लोग कि हम जो है ना, हमें भगवान ने भेजा है। पहले भगवान होंगे, भगवान के नीचे कौन होगा, तो राजा होते हैं। समझ गए इतनी बात। अब ये जो राजा हुआ करता था, किंग, ये क्या करता था, अपनी पावर को डेलीगेट कर देता था। क्या कर देता था, अपनी पावर को डेलीगेट कर देता था। इसका मतलब ये होता था, ये अपने पावर को ऐसे फैला देता था। अब बाबू अगर ये अपने पावर को फैलाएगा, तो ये किसके माध्यम से फैलाएगा, तो हम कहेंगे ये जो राजा होगा, ये ऑफिसर नियुक्त करेगा, ऑफिसर नियुक्त करेगा, मिलिट्री नियुक्त करेगा। ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग इसके पावर को लेके फैल जाते हैं। बाबू अगर ये लोग होंगे, आप ही बताओ, अगर पावर या शक्ति किसी एक के हाथ में होगी, तो बताओ यहां पर शोषण होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल भी शोषण होगा। तो यहां पर क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। यहां पर क्या होने लगा, तो हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है बाबू कि लोगों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा, शोषण होने लगा। क्योंकि भाई ये मान रहा है कि हमें भगवान बना के भेजे हैं राजा, तो हम क्या करेंगे, अपनी पावर को यहाँ पर डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट का मतलब अपनी पावर को हम फैलाएंगे। तो यही सब ये कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों का शोषण होने लगा। भाई जब पावर एक लोगों के हाथ में रहेगी, तो शोषण तो जाहिर सी बात है। और जब अगर शोषण होगा, तो याद रख के रहना ना, एक चीज और होगा, तब यहीं पर रिवेल होगा। समझ गए, विद्रोह होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहेंगे अब रिवेल शुरू होगा। रिवेल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब विद्रोह होगा, लोग विद्रोह करेंगे। और जब विद्रोह करेंगे, उसके बाद क्या होगा बाबू, तो आप कहोगे वहां पर एक समझौता होगा। तो यहां पर हम कहेंगे अब शांतिपूर्ण इनको क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण क्या होगा, हम कहेंगे समझौता होगा। अब इस समझौते में किसकी बात की जाएगी बाबू, समझौते में उसकी बात की जाती है जो मेन रूप से जरूरी होती है। तो हमने कहा ये मेन रूप से क्या जरूरी होगी। अब बाबू क्या बनाया गया है, जब समझौता हुआ, देखो अभी पहले मैं आपको बताऊं, पहले के समय में क्या हुआ करता था, ब्रिटेन की कहानी बताता हूं, इसको ब्रिटेन की कहानी से जोड़ देता हूं। अभी समझ गए, ब्रिटेन में क्या हुआ, एक भगवान थे, भगवान के बाद वहां का राजा हुआ करता था। अब राजा क्या करता था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया करता था, मतलब लोगों को बहुत ही ज्यादा सताया करता था। तो लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह कर दिया, तो फिर वहां का जो राजा था उसको क्या करना पड़ा, एक समझौता करना पड़ा। और जब वो समझौता हुआ, तो इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। ऐसे ऐसे करके लोग बात करने लगे
कि जो आप मेरा शोषण कर रहे हो आप मेरा शोषण ना करिए, या मतलब आप हमारा शोषण ना करिए, हमें भी अधिकार चाहिए, हमारे भी कुछ आर्थिक, कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक हमारे भी दावे हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो ऐसे ही क्या करना पड़ा, कहा अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम विद्रोह करते रहेंगे। और इसी बात से या इसी बात की डर से जो ब्रिटेन का राजा था उसको क्या करना पड़ा, एक शांतिपूर्ण समझौता करना पड़ा। और जब समझौता आया तो वहां पर एक बनाया गया, बैंक ऑफ राइट्स बनाया गया। बैंक ऑफ राइट्स का मतलब ये आप समझ गए होंगे, बैंक ऑफ राइट्स, बैंक ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है बाबू, बैंक का मतलब आपको पता ही बैंक ही है, राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। मतलब अधिकारों का एक बैंक बना, क्या बना बाबू, तो हम कहते हैं अधिकारों का एक बैंक बना। और जो अधिकारों का एक बैंक बना, समझ गए, और इसी का नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स बोला गया इसको, क्या बोला गया बाबू, मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स। मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है ये अधिकारों का एक बहुत ही बड़ा मैग्ना कार्टा है। क्या बन के आ गया, अधिकारों का बहुत ही बड़ा मैग्ना कार्टा आ गया। लेकिन बाबू जो वहां का राजा था ना थोड़ी चालाक था, उसने कहा कि देखो मैं ये सब दे रहा हूं, सही है दे रहा हूं, दे देता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सब जो होंगे ना इन पे शर्त होगी। क्या होगी, इन पे शर्त होगी, ये मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता, मैं आपको एकदम पूरा स्वतंत्र नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पे क्या लगा दिया, इस पे कंडीशन लगा दिया। इसीलिए कहे जाते हैं बाबू कि ये जो आपका मैग्ना कार्टा निकल के आता ना ये कंडीशनल राइट्स थे, मतलब ये शर्त थे, इस पे शर्त थे। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि इस पे क्या लगे होंगे, शर्त लगे होंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कि आप अगर ये करते हो तो आप वो नहीं कर सकते, आप अगर ये करते हो तो आप वो नहीं कर सकते। बाबू इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछेगा ये बताओ ये जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ हुआ ये सब 1215 की बात चल रही है बाबू, 1215 एडी की बात चल रही है। इसका मतलब ये जो बैंक ऑफ राइट्स आया होगा कब ये आया है, तो हम कहेंगे 1215 में ये बैंक ऑफ राइट्स आया हुआ है। ठीक ना, बैंक ऑफ राइट्स कब आया हुआ है, तो हम कहेंगे 1215 में आया हुआ है। मतलब तभी जहां कुछ नहीं थे वहां तो कुछ तो लोगों को अधिकार मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए। तो ये बाबू कहानी थी कैसे कैसे लोगों के दिमाग में अधिकार वाली बात आई। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम कहेंगे ये वाली बात कहां से हमारे दिमाग में आई, तो हम कहेंगे भैया देखो पहले हमारे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जब हमारा शोषण हुआ तब हमारे दिमाग में ये सारी बातें आई कि हमें क्या करनी चाहिए, हमें भी विद्रोह करने चाहिए ताकि हमें भी क्या मिले, अधिकार मिले। और जब हमें अधिकार मिलेंगे तब उसी हिसाब से हम भी क्या करेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे, हम भी स्वतंत्र बिजनेस कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से यहाँ वहां जा सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। नहीं तो बाबू ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। जो मैं बार बार राजा बोल रहा हूं ना, वहां सामंत व्यवस्था चलती थी, सामंत व्यवस्था चलती थी। सामंत का मतलब ये होता था एक अमीर वर्ग रहते थे, वही लोग क्या करते थे, गरीबों का शोषण किया करते थे। ये बाबू इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बाबू आगे हम क्या देखेंगे, आता है 1776 की बात आती है जब अमेरिका आजाद होता है। जब अमेरिका आजाद होता है तब उसने भी कुछ बनाए हैं कि हमें कैसे कैसे अपने लोगों को अधिकार देना है, कैसे कैसे लोगों को हमें अपने अधिकार नहीं देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात। तो इतनी बात पहले आप समझ जाओ, बैंक ऑफ रेट्स ये सब। अच्छा, जहां पर राजाओं का शासन होता है, जहां पर राजाओं का शासन होता है उसको हम बोलते हैं रेक्स लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्स लेक्स बोलते हैं। और जब बाबू शांतिपूर्ण समझौता हो जाएगा, लोगों को क्या मिल जाएंगे, बैंक ऑफ राइट्स मिल जाएंगे, तब बाबू यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया लोगों का शासन हो जाता है, जहां पर उसको बोलते हैं लेक्स रेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लेक्स रेक्स, मतलब पहले लोग फिर राजा। समझिए, पहले लोग फिर राजा, और यहां पर पहले राजा फिर लोग। समझ गए कि नहीं समझ गए। इतनी बातें आपको पहले समझनी चाहिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम अमेरिका वाली कहानी देखते हैं, अमेरिका में क्या थी। ठीक ना, आगे चलें।